हेलो बच्चों, आज ये 11वीं की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर, थर्मामीटर और एटम कंपाउंड के बारे में बताया था। आज हम इस लेक्चर के अंदर रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। तो जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उनके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो बच्चे 12th पास करके आ गए हैं और नीट की कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा। क्लियर? इसकी इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि अभी तक क्वेश्चन इन वाले टॉपिक से नहीं आया है नीट के अंदर। इस बार क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे और क्वेश्चन क्या आएगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ क्वेश्चन इनके साइंटिस्टों के ऊपर आएगा कि कौन सा नियम किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप अच्छे से इस नियमों के साइंटिस्टों के नाम याद कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये लिखा है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप 8th-9th से पढ़ते आए होंगे कि द्रव्यमान को या मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा ही ये इम्पोर्टेंट है, गिवन बाई। इसका अर्थ ये होगा कि किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो गिवन बाई एंटोनो लुवाइजर ने ये नियम दिया था। सन भी आप याद कर सकते हैं, 1789 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार द्रव्य, देखो ये द्रव है, द्रव्य है, द्रव नहीं है, इसे बोलते हैं मैटर, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास AgNO3, इसका ये बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्शन करके ये बनता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3, सोडियम नाइट्राइड बनता है। तो जब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ तो AgNO3 हमने मान लिया हमारे पास ये 12 ग्राम है और ये 8 ग्राम है। कितने ग्राम है ये? 12 ग्राम। और ये कितना है? 8 ग्राम। उस होने के पश्चात जो AgCl था इसके बनते हैं अवक्षेप और ये नीचे बैठ जाता है AgCl। इसका वेट किया गया तो इसका वेट हमारे पास, मान लो इसका वेट हमारे पास 13 ग्राम आ गया। कितना आ गया है? 13 ग्राम। अब आप सोच के बताओ कि NaNO3 कितना बना होगा। तो आप एक काम करना, इन दोनों को जोड़ लेना, 12 × 8 = 20 हो जाएगा। 20 में से 13 ग्राम क्या बन गया है? AgCl बन गया है। तो वो कितना बचेगा? वो बचेगा 7 ग्राम। ठीक है भाई, बस केवल क्या हुआ है, द्रव्य एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया है। ठीक है, इस पे आ जाओ। मान लो हमारे पास CaCO3 100 ग्राम है। कितने ग्राम है? 100 ग्राम। हमने कहा कि 40 ग्राम तो CO2 बन गई। तो बताओ CaO कितना बना होगा। तो जो CaO का अमाउंट होगा वो आपका 56 ग्राम होगा, क्योंकि 100 ग्राम इन दोनों को जोड़कर 100 ग्राम के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? ये आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपका दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम है निश्चित संगठन का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। अब ये किसने दिया था? तो गिवन बाई जोसेफ प्राउस्ट ने ये नियम दिया था। क्या बोलता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों, कंपाउंड में एलिमेंट्स, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। अब ये लाइन का इसका मतलब क्या है? तो NCERT में एग्जाम्पल दिया है उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ये एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला है क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ठीक है, तो जो प्राकृतिक उनको मिला क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसके अंदर कॉपर का जो प्रतिशत था वो 51.35% था।
कार्बन कितना था 9.74 और कितना था ऑक्सीजन 38.91% था। ठीक है, ये नेचुरल प्राकृतिक था। अब उन्होंने अपने आप बनाया है संश्लेषित, जो उन्होंने अपने आप बनाया क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो वो क्या चेक करते हैं कि जो अमाउंट कॉपर का प्राकृतिक में था वही अमाउंट संश्लेषित में निकला। चेक कर लो आप, 51.35% सेम कार्बन और सेम ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूं, ये आपका और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो ये मेरे पास मेथेन का हमने किया है कंबस्शन। ठीक है, हमें यहां मिलती है CO2 और साथ में मिलता है H2O, 2H2O। ठीक है, अभी मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ध्यान दे रहा हूँ। चलो बैलेंस कर देता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन है, हमने मेथेन का क्या कंबस्शन, क्या मिलती है CO2 मिलती है। अब आपसे पता करें कि इसके अंदर CO2 में, मेथेन में जो CO2 प्राप्त हुई इसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज है। तो इसमें कार्बन आपको नज़र आ रहा होगा, देखो 100 में निकालते हैं तो आपका ये लगभग 33.3% कार्बन है और 66.6% क्या है, ऑक्सीजन है। कब, जब हमने किया है मेथेन का कंबस्शन या मेथेन का दहन किया है। अब CO2 हम करते हैं कार्बन से, ये कार्बन लिया हमने, इसको बर्निंग कर दी, हमें फिर प्राप्त होती है CO2। अब आप चेक कर लो, CO2 एक प्राप्त होती है मेथेन से, एक प्राप्त होती है कार्बन के दहन से। दोनों के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की परसेंटेज एक समान है। तो इस नियम का केवल यही मतलब है। ठीक है भाई, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों, देखो यहाँ पर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान होता है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से आपको प्राप्त किया गया हो। इसमें हमारे पास तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, ये किसने दिया था, गिवन बाय डाल्टन, सन आप याद रख सकते हैं 1803 में। अब ये नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व, कितने तत्व हैं भाई, दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों या छोटे होल नंबर के अनुपात में होते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपल समझते हैं, आपको सिंपल बता देता हूं कि इसमें एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स रहेगा, जो दूसरा तत्व का द्रव्यमान जो बदलेगा वो एक होल नंबर या छोटे पूर्णांक को 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। देखो आप इसमें समझो, एग्जांपल के थ्रू समझो। ये मेरे पास हाइड्रोजन है H2, इसके दो कंपाउंड है, एक बनता है वाटर, एक बनता है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है 18 ग्राम H2O बना देता है। क्लियर, देखो अब दूसरा आ जाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन, O2 कितना होगा इसका जस्ट डबल 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा H2O2। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट का द्रव्यमान फिक्स है, सर H2 का द्रव्यमान फिक्स है। ठीक है, तो अब इनमें चेक करना है, इसको छोड़ देना है, इनमें चेक करना है कि जो द्रव्यमान इसके साथ रिएक्शन कर रहा है उनमें क्या रेशो है। तो यहाँ नज़र आ रहा है 16:32, इनमें क्या रेशो है, इनमें जो रेशो होगा वो होगा 1:2। एक बार दोबारा पढ़ो आप इस नियम को, समझ जाएंगे आप। दो तत्व संयोजित, एक तत्व ये एक तत्व ये, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक बनाए H2O, एक बनाए H2O2। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, छोटे पूर्णांकों के
अनुपात में होते हैं। इसमें आ जाओ आप, पता करते हैं आपसे यहाँ पर कितना है N2 का, तो N2 का वेट 28। ठीक है भाई, ये भी आपको सिखा देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। O का कितना है, O का होता है 16। क्लियर। अब यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें कितना है हमारे पास, फिर N2 कितना है 28। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 28 और यहाँ पर 85, ये हो गया है। अब कौन सा एलिमेंट फिक्स है कि सॉरी किस एलिमेंट का वेट या भार फिक्स है, सर N का वेट तो फिक्स हो गया है। ठीक है भाई, अब कौन कंबाइन कर रहा है, सर कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन। तो हम चेक करते हैं कि ऑक्सीजन में क्या रेशो निकल के आएगा, तो आप आराम से यहाँ रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशो आप इधर निकाल, मैं इधर निकालता हूँ रेशो, यहाँ पर निकाल देता हूँ 16:48:64:85। ठीक है भाई, तो आप इसको 16 से डिवाइड करो, 1:3:4:5। ठीक है भाई, तो इन एग्जाम्पल से भी इस नियम की पुष्टि हो जाती है। 4th नियम है गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। मैं आपको दूसरी एक बात पहले कर देता हूँ क्लियर। ये नियम आपका द्रव्यमान संरक्षण का ही मिलता जुलता है, वो मास के रिस्पेक्ट में है और ये आयतन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये नियम क्या बोलता है, देखो गिवन बाय, तो नाम से पता लग रहा है गै-लुसैक नहीं दिया था, तो गिवन बाय गै-लुसैक सिंपल है। इनके अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है तब उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समान ताप व दाब पर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आज हमारे पास की बात कर लेते हैं। 100 ml H2 50 ml Cl2 आपस में कंबाइन होकर मान लो हमारे पास 100 ml बना देती है HCl। आपको उत्पाद की बात नहीं करनी है, आपको केवल बात करनी है अभिकारक की कि इनमें कैसा अनुपात होगा। तो देखो इसका 100 ml इसका 50 ml आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि इनमें कैसा अनुपात होगा। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो इनमें कैसा अनुपात हुआ है, एक सिंपल अनुपात हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 0.4 है, ये 0.6 है, एक होल रेशो होगा, 1:2 का रेशो होगा। इसका आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। इसका मैं इधर ले देता हूँ H2 + ½ O2 ने बना दिया हमारे पास H2। हमने मान लिया कि इसका 200 ml है, इसका हमारे पास 100 ml है, मान लो हमारे पास ये 100 ml ही बनता है। अब ये मत सोचना सर ये 200 ml ये 100 ml, ये बनना चाहिए था 300 ml। वो अभी आपको हम इसमें कॉन्सेप्ट आता है सीमांत अभिकर्मक का, या बोलते हैं LR लिमिटिंग रिएजेंट का, वहाँ आपको इस बात के बारे में बता देंगे। अब बताओ इन दोनों में जो ये गैस है, ये गैस ही मान लो, क्या है भाई ये गैस, इन दोनों में कैसा रेशो है। तो मैं साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एक सिंपल रेशो है, 2:1 का रेशो है। कंडीशन क्या है, समान ताप व दाब पर यदि आपने इसको चेंज किया है तो ये आपका रेशो भी बदल जाएगा। क्लियर, ये आपका 4th नंबर का हो गया है। रोक दे, मेरे पास लास्ट आपका है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, आवोगाद्रो का नियम। नाम से ही पता चल रहा है किस साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय आवोगाद्रोज। अब ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार समान ताप, देखो भाई टेम्परेचर मत बदल देना, समान ताप और दाब पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में गैसों के अणुओं की, किसकी भाई, गैसों के मॉलिक्यूल की या अणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये 3 वेसल्स हैं, एक वेसल्स, 2 वेसल्स और 3 वेसल्स, ये मेरे पास है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर,
इसका भी वॉल्यूम या आयतन 1 लीटर। मैंने मान लिया कि इसके अंदर गैस फिल कर दिए H2। कौन सी गैस है भाई? H2। यहाँ पर गैस फिल कर दी है N2। यहाँ पर गैस फिल कर दी है O2। ठीक है। और क्या है तीनों? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है। ताप और दाब तीनों का एक समान है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर 1 लीटर के अंदर H2 के 1000 अणु आए, कितने आए? 1000 अणु, तो बताइए 1 लीटर के अंदर N2 के कितने अणु आएंगे? तो इस नियम के अनुसार तो सर वॉल्यूम अगर सेम हुआ, आयतन सेम हुआ, ताप और दाब भी सेम हुए, तो इसके अंदर भी N2 के 1000 मॉलिक्यूल ही होंगे। सेम कहानी इधर होगी, यहाँ पर भी कितने होंगे? 1000 मॉलिक्यूल ही होंगे। किसके? ऑक्सीजन के। क्लियर? अगर वॉल्यूम चेंज ना हुआ और ताप और दाब चेंज ना हुआ तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। हम आपको इसका दूसरा एग्जांपल भी समझा देते हैं। मान लो हमारे पास ये 1 लीटर की वेसल्स है, 1 लीटर। एक मेरे पास 2 लीटर की है, ये 2 लीटर की। एक मेरे पास 3 लीटर की है। ये कितने की है? 3 लीटर की। ताप और दाब कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुए। इसके अंदर हमने मान लिया अमोनिया गैस फिल कर दी। इसके अंदर हमने CO2 गैस और इसके अंदर हमने डाल दिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस डाल दी है। हम आपको एक छोटी सी हिंट देते हैं कि 1 लीटर में मान लो 500 अणु हैं अमोनिया के। अब आप सोच के बताओ, ताप और दाब की समान कंडीशन में इसमें कितने अणु होंगे? सर 1 लीटर में 500, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1000। 3 में कितने हो जाएंगे? सर ये हो जाएंगे 1500। कितने हो जाएंगे? 1500। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है?